कह रहा है 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था? जो 1961 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांत पे, कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पे, तो इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए थे बताइए? बी.एस. केशवन, बसरुद्दीन या दासगुप्ता या शुक्ला? बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन। तो इस जो पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसको क्या कहते हैं? आईसीसीपी कहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, जो कि पेरिस में हुई थी, या उसको पेरिस प्रिंसिपल भी कहते हैं 1961 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर कह रहा है सेमोर लुबेटजिकर का नाम किससे संबंधित है? ये सिमोर लुबेटजिकिस का किसका नाम से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कैटलॉगिंग से। ठीक है, किससे? कैटलॉगिंग से। फिर कह रहा है सिमोर लुबेटजिकर किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? मतलब किस पुस्तकालय में लाइब्रेरियन थे? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, या बीएचयू में, या इंपीरियल लाइब्रेरी में, या ब्रिटिश म्यूजियम में? किस में? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हाँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में थे। वो एक्चुअल में जो क्या थे? रसियन थे, लेकिन बाद में यूएसए शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये एक्चुअल में रसियन थे, लेकिन बाद में यूएसए शिफ्ट हो गए। उनको मेलविल डेविड अवार्ड भी मिला है एएलए के तरफ से। तो ये सिमोर लुबेटजिकर जो है, ये क्या कैटलॉगिंग से रिलेटेड है? और किस कहाँ के लाइब्रेरियन थे? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब बनी है? 24 अप्रैल 1800 में। 1800 में। फिर कह रहा है राइटिंग ऑन द क्लासिकल आर्ट ऑफ कैटलॉगिंग, ये एक बुक का नाम है। राइटिंग ऑन द क्लासिकल आर्ट ऑफ कैटलॉगिंग पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है बताइए? सी.ए. कटर है, रंगनाथन साहब है, या मार्गरेट मन है, या सेमोर लुबेटजिकर है? डी होगा। हाँ, डी होगा, सेमोर। ठीक है। फिर कह रहा है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, ये भी क्या पुस्तक का नाम है? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। उसके लेखक या राइटर कौन है? सर एंथोनी पैनिजी? 1891। नहीं, गलत बोल रहे हैं। सी.ए. कट्टर 1891। 91 नहीं, 1876। 1876। हाँ, 1876। तो उनको फादर ऑफ कैटलॉग भी कहा जाता है। फादर ऑफ कैटलॉग भी कहा जाता है, या फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है सी.ए. कटर को। 1876 में इसमें कितने टोटल रूल्स कितने थे? 1 205। हाँ, 205 टोटल रूल्स थे। किसमें? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, सी.ए. कटर। इसका आंसर हो गया बी नंबर। फिर कह रहा है किसी मानक को ISO 2709/2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो किस आंसर क्या होगा? ANSI Z 9039.2, या मार्क, या RDA, या ISBD? मतलब किसको प्रतिस्थापित करके ये बनाया गया है? मतलब एक्सचेंज करके। ANSI Z 39.39। हाँ, तो ये सब क्या है? ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। ये ISO जो 2709 है, ये कभी कभी पूछता है ISO 2709 किसके लिए यूज होता है? तो क्या एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, जो आप बिब्लियोग्राफी का रिकॉर्ड बनाती हैं उसका एक्सचेंज के लिए होता है। ठीक है, तो क्या पहले चलता था ANSI Z 39.2, इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? ISO 2709/2008। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका आवाज कर रहा है। ठीक है, तो ANSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ANSI का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसी के द्वारा बनाया गया था, वो अपने नाम से ही रख दिया इस स्टैंडर्ड को। तो इसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट Z 39.2। उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? ISO 2709/2008। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका जो अच्छा इसमें आ ही गया। कह रहा है नेक्स्ट ISO 2709/2008 किस वर्ष जारी किया गया था बताइए? 1984, 2008, 1973, या 1988? 2008। 2008 में। देखिए ये जो 2008 जो दिया गया है,
ये लेटेस्ट एडिशन का दिया हुआ है, लेटेस्ट। ठीक है, जो 2709 का लेटेस्ट एडिशन है वो क्या है, 2008 में बना है, लेकिन ये कह रहा है किस वर्ष जारी किया गया था, ये पहला एडिशन ये पूछ रहा है। 1984। 19 1984। नहीं, 1973 होगा इसका आंसर, 1970। 1973 होगा। समझ गए। इसके बाद दूसरा जो आया, पहला जो संस्करण आया था 1973 में, इसके बाद उसको संशोधित करके 1981, फिर इसका कब बना 1981, और जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, 2008। ठीक, फिर कह रहा है ISO इसका 2709, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1973 हो जाएगा। 73। बुक में तो 2008 दिया हुआ है। बुक में 2008 दिया गया है। बुक में 2000। हाँ, बुक में ठीक है, जैसे देखिए उसमें, ठीक है 2008 दिया है तो चलिए कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ 2008 दिया तो इसको लेटेस्ट एडिशन से मान के 2008 लिख दिए। ऐसे याद रखिए कि ISO 2709 जो आया है, ठीक है, ISO 2709 कब आया, 1973 में, फिर 1981, और 2008 वाला जो है ये लेटेस्ट एडिशन है। तो ऐसे भी आंसर दे दिया होगा, क्या कि 2008 दे दिया है ना, तो शायद हो सकता है कि लेटेस्ट एडिशन पूछ रहा हो तो 2008 ही हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 2008, अब पहला का कितना हो जाएगा 1973, और यदि पूछ ले संशोधित संशोधित तो 1981। ठीक, फिर कह रहा है, ये देखिए इस क्वेश्चन में 2008 नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा ISO 2709 रिकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बताइए 4 कितने। भाग। 4 भागों में, 6, 7, 8, 4। 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, और इतना। ऑप्शन है हाँ 4। तो हाँ तो इतना डिटेल नहीं जाना है, बस जान लीजिए रिकॉर्ड लेवल होता है, डायरेक्टरी होता है, डेटा फील्ड होता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। विभाजक होता है। हाँ तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जानना। अच्छा, इसमें है ही, ये कह रहा है ISO 2709, सिर्फ ISO 2709 पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 1973। ठीक, 2008 दे दिया तो 2008 वाला नया एडिशन पूछ लिया तो 2008 ही आंसर। कह रहे हैं ISO 2709 के तत्व क्या है, जो एलिमेंट है ISO 2709 के वो कौन कौन सा है। रिकॉर्ड लेवल है, ठीक है, पहला नंबर है। फिर डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी जिसको निर्देशिका भी कहते हैं, डाटा फील्ड। इसके बाद आता है वेरिएबल फील्ड, और चौथा कौन सा है, रिकॉर्ड सेपरेटर है या फोटो सेपरेटर। है, लीडर है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेपरेटर। सेपरेटर। हाँ हाँ ठीक है, तो रिकॉर्ड सेपरेटर। ठीक, फिर कह रहा है ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का होता है, पहला फील्ड 24 कैरेक्टर। 24 कैरेक्टर। ये सब याद ही करना है, कुछ समझने वाले हैं नहीं। फिर कह रहा है ISO 2709 का अंतिम क्षेत्र रिकॉर्ड सेपरेटर कितने अक्षरों का होता है, अंतिम रिकॉर्ड, सिंगल। सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल इसका आंसर सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा। अब कह रहा है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा विकसित किया गया। ऐसा रंगनाथन। ऐसा, के द्वारा हाँ अच्छा, रंगनाथन। तो ये पहले ये बताइए कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू जो है, क्या कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है या कैनन ऑफ कैटलॉगिंग है। कैटलॉगिंग, सही बात है, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग है। कैटलॉगिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैटलॉगिंग ही होगा। हाँ। और रिकॉल वैल्यू किसको कहते हैं, क्या समझते हैं रिकॉल वैल्यू। सबसे नया वाला। सबसे नया वाला, सही है, सबसे लेटेस्ट यही है। इसको कह, जैसे इसे समझ लीजिए, जैसे कैटलॉग के एंट्री, कैटलॉग में जो एंट्री करते हैं या हेडिंग जो बनाते हैं मेन एंट्री का या सब उसका सब हेडिंग का, उसका क्या बोलते हैं। तो मेन एंट्री या हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजीली याद रहे। ठीक, मतलब जो नाम या शब्द लोगों के दिमाग में कॉमनली याद रहता है वही नाम कैटलॉग एंट्री में यूज किया जाता है। मतलब जैसे कोई मान लीजिए बड़ा सा टाइटल वगैरह है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम याद करने के लिए सिर्फ इंडिया रख देते हैं कि इंडिया से समझ में आ रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो हम क्या याद करते हैं इसको, एजुकेशन से। वही हुआ रिकॉल वैल्यू, जो कैटलॉग में जो हम एंट्री करते हैं या हेडिंग बनाते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए जो जो लोगों को क्या इजिली याद रहे, या जो दिमाग में हमेशा रहे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम इंडिया से सिर्फ बना देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हम क्या एजुकेशन सिर्फ लिख देते हैं। तो यही क्या हुआ, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू हुआ। तो ये क्या है, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग से है। तो इसको कौन बनाया है, जी भट्टाचार्य, कटर, केसवन या एस आर रंगनाथन ने। ऐश्वर्य इस साल रंगनाथन। में
ऐसा हाँ, रंग क्योंकि आपको पता है कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग किसके द्वारा बनाया गया है? एस आर रंगनाथन के द्वारा ही। टोटल कैटलॉग कैनन ऑफ कैटलॉगिंग कितना है? 53। 9। हाँ, कितना? नाइन। कैटलॉगिंग पूछ रहे हैं? 9। तो फिर कह 9। रहा है फिर कह रहा है एशिया टू के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? ठीक है, मान लीजिए एशिया टू के अनुसार ये कोई मान लीजिए पुस्तक जो है उसका टाइटल है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया, तो उसका जो हम टाइटल बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? एशिया टू के अनुसार इंडिया पहले लिखेंगे, इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, मतलब कंट्री का नाम पहले लिखते हैं कॉमा दे के, मान लो जी उसके जो संस्थान है उसका नाम लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए नंबर, इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एशिया टू के अनुसार। फिर कह रहा है एशिया टू के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि जो मेन एंट्री किसके अंतर्गत की जानी चाहिए या की जाती टाइटल। है? टाइटल तो के टाइटल द्वारा। टाइटल सर, मोस्ट टाइटल। मोस्टली टाइटल होगा। मोस्टली देखिए टाइटल ही आंसर होता है। हाँ, हाँ, मोस्टली टाइटल ही आंसर टाइटल। होता है अधिकतर का। तो 4 व्यक्तियों, क्या कह रहा है? 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, मतलब पुस्तक का संपादन जो है 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो टाइटल से होता है। फिर कह रहा है मोनोग्राफ के सूचीकरण के लिए जानकारी मुख्य स्रोत। मोनोग्राफ किसको? पुस्तक को ही मोनोग्राफ कहते हैं। हाँ, तो मोनोग्राफ के सूचीकरण मतलब कैटलॉगिंग के लिए जानकारी कहाँ, मुख्य स्रोत क्या है? जो हम कैटलॉग बनाते हैं उसका मुख्य स्रोत कौन सा पेज होता है? कंटेंट पेज टाइटल पे। या टाइटल सर पेज या हाफ टाइटल पेज या कंटेंट प्रीफेस? कंटेंट नहीं, पेज। टाइटल कंटेंट पेज पेज। नहीं है। देखिए टाइटल पेज। कंटेंट पेज टाइटल में पेज क्या हो, होगा, पेज हो देखिए जाएगी। हाँ, जैसे समझा रहे तो एक मिनट, जैसे हम कैटलॉगिंग करते हैं तो कैटलॉगिंग में क्या डालते हैं? ये थोड़ी डालते हैं कि कंटेंट क्या है पुस्तक की, इसमें बायोलॉजी है कि फिजिक्स है, मतलब वो बनाते हैं लेकिन उसका कंटेंट थोड़ी है कि जैसे लाइट के बारे में हम लिख दें, फिजिक्स की कोई पुस्तक है वो लाइट पे है तो थोड़ी कैटलॉगिंग में हम लाइट के बारे में लिख देंगे। तो ये कंटेंट पेज से हमको तो मतलब ही नहीं। कंटेंट पेज में क्या होता है कि कौन क्या क्या कंटेंट है। टाइटल पेज आपको पता है कि टाइटल पेज बहुत ज्यादा टाइटल पेज में क्या क्या हो सकता है? जानकारी बताइए तो कोई, एक पुस्तक में टाइटल पेज में क्या क्या रह सकता है? सर जो स्टोरी रहता है पहले तो उसका टाइटल दिया जाता है ना टाइटल पेज में सबका। और क्या क्या रह सकता है टाइटल पेज में? कोई भी देखिए ना, आपके पास बुक होगी बहुत सारी, कोई किसी को उठा के देखिए एक बार। लेखक का नाम रहेगा। सारे हाँ लेखक का ठीक है। नाम जो लेखक का नाम सर, पब्लिश पब्लिश ईयर रहेगा, उसके बाद पब्लिश, स्टैंडर्ड हाँ ये एडिशन। सब सही है। स्टैंडर्ड मान लीजिए टाइटल टाइटल रहेगा, ऑथर का नाम टाइटल। रहेगा, कभी कभी ट्रांसलेटर का भी नाम रहता है, एडिटर का भी नाम यस। रहता है, पब्लिशर का भी नाम रहता है, पब्लिकेशन ईयर भी रहता है, ये सब क्या टाइटल पेज में रहता है। अच्छा, हाफ टाइटल पेज किसको कहते हैं? हाफ टाइटल पेज जो किसी पीछे पुस्तक में रहता देख, है सर। नहीं पीछे नहीं रहता है, टाइटल पेज के पहले रहता है, या कभी कभी पीछे भी, टाइटल पेज के पीछे भी रहता है, लेकिन अधिकतर जो है टाइटल पेज के पहले रहता है। सिर्फ हाफ टाइटल पेज में क्या होता है, ये ऑथर वगैरह का नाम नहीं रहेगा, ना तो पब्लिकेशन ईयर रहेगा, ना तो पब्लिशर का नाम रहेगा, सिर्फ टाइटल रहता है। आप कोई भी पुस्तक उठा के देखिएगा, हाफ टाइटल पेज में सिर्फ टाइटल आपको दिखेगा आगे में, उसके बाद पलटिएगा तब आएगा मेन टाइटल पेज, उसमें आपको दिखेगा टाइटल, ऑथर, पब्लिशर। ठीक है, उसको हाफ टाइटल पेज कहते हैं, जो पहला वाला जिसमें सिर्फ टाइटल रहता है। तो कह रहा है कि मोनोग्राफ में सूचीकरण के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? तो टाइटल पेज या तो वर्सो ऑफ टाइटल पेज, दो ही जगह से हम लेते हैं, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है ट्रिपल सी। क्या होता है सर, ये क्या? मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ मोनोग्राफ क्या मतलब, होता है? मोनोग्राफ मतलब पुस्तक ही हुई, मोनोग्राफ मतलब पुस्तक। ठीक है, जो एक बार पब्लिश होती है, ऐसा नहीं कि बार बार पब्लिश हो रही है। फिर कह रहा है ट्रिपल सी में क्लास इंडेक्स प्रविष्टियां, जिसको सीआई कहते हैं, केवल डैश से तैयार की जा सकती है। बताइए, क्लास इंडेक्स एंट्री
किस से तैयार की जा सकती है? मिसिंग लिंक से, फॉल्स लिंक से? शॉर्ट लिंक Short link से। शॉर्ट लिंक हाँ, तो पता ही है आपको कि शाउट लिंक से ही क्या, शाउट लिंक से ही बनता है। अनशाउट लिंक से यदि मान ले बना लिए तो अनशाउट लिंक का कोई मतलब ही नहीं है। यूजर उस लिंक, मान लीजिए अनशाउट लिंक से जो भी बनाए हैं टाइटल, उससे यूजर खोजेगा ही नहीं पुस्तक, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मिसिंग लिंक है, वो तो मिस है, कोई मान लीजिए कुछ टाइटल ही नहीं बन पा रहा है। फॉल्स लिंक होता है जब नोटेशन आगे लग जाता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ जो टाइटल बनता है किससे? शाउट लिंक से। CI बोले या कुछ भी बोले, सबका आंसर क्या हो जाएगा? शाउट लिंक ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाउट लिंक। नेक्स्ट कह रहा है AACR2 के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की मुख्य प्रविष्टि, मेन एंट्री किस पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ठीक है, ACR2 के अनुसार पूछ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को किस तरह लिखेंगे? तो बताइए कैसे लिखेंगे? बड़ौदा पहले लिखेंगे या MS यूनिवर्सिटी पहले लिखेंगे, या MS यूनिवर्सिटी पहले लिखेंगे, क्या बड़ौदा लिखेंगे, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ पहले लिखेंगे MS यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद बड़ौदा लिखेंगे, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी लिखेंगे। अब मान लीजिए MS यूनिवर्सिटी नहीं रहता तो पहले क्या लिखते हैं? बड़ौदा लिखते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी लिखते हैं। हाँ, लेकिन MS यूनिवर्सिटी है मतलब छोटे से स्टार्ट किया, संस्थान के नाम से, फिर इसके बाद उसके शहर के नाम से, फिर डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है AACR1 1967, AACR कब आया है? 1967 में। के संपादक कौन है, उसके एडिटर कौन है? सी सुमेर स्पार्डलिंग, या सेमोट लुबिड्जकी, या मार्गेट मन, या माइकल गोरमन? नहीं, अच्छे से बताइए। सी सुमेर स्पार्लिंग। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद करना ही पड़ेगा आपको, सुमेर स्पार्डलिंग। ठीक है, फिर कह रहा है AACR2 1978 में जो आई है उसके संपादक कौन है? ABCD बताइए कौन सा है, दिख रहा है क्वेश्चन? इसका आंसर हो जाएगा माइकल गोरमैन एंड पॉल W विंकलर। ठीक, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है FRBR का पूर्ण रूप क्या है? कोई आंसर बताइए, FRBR का फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी रिपोर्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। तो कौन सा, ए है कि बी है, कौन सा है? ए नंबर है ना? हाँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बताइए FRBR मॉडल जो है वो कब आई है? फ्यूज में एक दो बार आया, बहुत बार। 1998 में। नहीं नहीं, 1998 में। हाँ 1998 के द्वारा आया था। सही है। उसमें कितने ग्रुप होते हैं? नहीं, 4 का तीन। ग्रुप होता नहीं, 3 नहीं, ग्रुप 3 ही होता है। ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। एक ग्रुप 1 के अंदर 4 है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। ठीक है, ये ही पूछता है ग्रुप 1 के अंदर कितने हैं एलिमेंट? 4 है। ग्रुप पूछेगा तो 3, या ये पूछे कि ग्रुप 1 के अंदर कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। बताए थे कि वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम क्या होता है पहला क्लास में। एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये भी पूछता है FRBR के यूजर टास्क में कौन कौन आता है? तो फाइंड, आइडेंटिटी, सेलेक्ट, ऑब्टेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या तो कह देगा कि उसको सीरीज वाई में सजाइए कि पहले कौन आएगा, दूसरे कौन में, तीसरा। तो ये दोनों याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। वर्क के बाद एक्सप्रेशन, फिर मैनिफेस्टेशन, फिर आइटम। FRBR के यूजर टास्क यदि पूछ ले तो फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन। जैसे मान लीजिए कोई यूजर लाइब्रेरी गया, ऐसे याद रखिए, कोई यूजर लाइब्रेरी गया, इसको कोई पुस्तक चाहिए, तो पहले क्या करेगा? वो फाइंड करेगा। मान लीजिए एक रैक में रखी हुई पुस्तक है, पहले खोजेंगे कि किस रैक में, तो इसको क्या फाइंड करेंगे, खोजेंगे। इसके बाद मान लीजिए पता चलेगा कि हाँ दूसरी वाली रैक में है, इसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये वाली पुस्तक है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिए, इसके बाद सोचेंगे हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, तो उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, ले लेंगे। इसके बाद ऑब्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना। तो ऐसे भी याद रखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? खोजेंगे, फाइंड करेंगे। इसके बाद क्या? इसको पहचानेंगे कि हाँ ये वाली हमको चाहिए थी, फिर सेलेक्ट करेंगे कि हाँ यही वाली चाहिए, इसके बाद ऑब्टेन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ऐसे भी याद हो जाएगा।
फिर कह रहा है FRBR का विकास किसने किया बताइए, OCLC ने, इसको ने, ILA ने या इफ्ला ने? इफ्ला। इफ्ला 1998, ठीक है, 1998 में। फिर कह रहा है ISBD का पूर्ण रूप क्या है बताइए, ISBD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडियन बिब्लियोग्राफिक इंटरनेशनल डिस्क्रिप्शन। स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड डी फॉर होगा। स्टैंडर्ड ऑप्शन फॉर डी। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। डी डी नंबर डी ऑप्शन। डी ठीक है, डी। इसका हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड बनाता है कि कैसे बिब्लियोग्राफी का डिस्क्रिप्शन बनाना है। ठीक है, तो ISBD भी किसके द्वारा लाया गया है? इफ्ला के द्वारा। इफ्ला के द्वारा है? नहीं, FRBR भी किसके द्वारा? इफ्ला के द्वारा। और ISBD भी किसके द्वारा? इफ्ला के इफ्ला। द्वारा। बस इतना ही जानना है। 8 एरियाज टोटल होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस ISBD किसके द्वारा है? इफ्ला के द्वारा। फिर कह रहा है क्या बोले थे? क्या स्टैंडर्ड क्या ISO। ISO सब बता दे। सर अभी क्या क्या बोले हैं इफ्ला के द्वारा लाया गया है? 2-3 बोले। ISBD सर एक और कुछ बोले थे ना? FRBR FRBR और ISBD इफ्ला के द्वारा है। ठीक, फिर कह रहा है 91 रूल्स जो है, 91 रूल्स कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन पेनेजी के द्वारा, सर एंथोनी पेनेजी के द्वारा? सर एंथोनी पेनेजी। हाँ ठीक, सर एंथोनी इसका आ जाएगा सर एंथोनी पेनेजी। ठीक है, अच्छा पहले तो 91 रूल्स था, अब के मतलब अपडेट होके कितना रूल्स हो गया था? 41। उसको और किस नामों से जाना जाता है? ब्रिटिश म्यूजियम कोड ब्रिटिश के नाम म्यूजियम से कोड। जाना। हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम कोड। सर एंथोनी पेनेजी 91 रूल्स पहले था, लेकिन अपडेटेड होके 41 रूल्स हो गया। फिर कह रहा है किसी पुस्तक को प्रकाशन से पहले, ठीक है, पब्लिश होने से पहले सूचीकरण मतलब कैटलॉगिंग तैयार करते हैं, तो प्रणाली, उस प्रणाली को क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? ऐसे होगा सर, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। पब्लिक। तो इंडिया में सबसे पहले CIP कौन रहा था? कल के क्वेश्चन में था ना शायद, RRL। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नहीं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे वर्ल्ड में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इंडिया पूछ ले, इंडिया में तो RRL है। इंडिया में RRL। कोई चेक किए थे? उसमें आंसर बुक में था LA, कोई सर्च किए कहीं से? क्या होगा सर? RRL होगा। ठीक है, चलिए। फिर कह रहा है रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य क्या है? किसको हम कहेंगे रियल टाइम एक्सेस? एक्सेस इन एक्सेस व्हेन सर्च फॉर। तो रियल टाइम एक्सेस कहने का क्या मतलब है? जैसे वास्तविक समय में पहुंच या तुरंत पहुंच, मतलब बिना किसी देरी के, ठीक है, तुरंत इंटरेक्ट हो गए बिना कोई देरी के, तो इसी को रियल टाइम एक्सेस कहेंगे। एक्सेस व्हेन सर्च फॉर, जब हम सर्च करते तुरंत वो एक्सेस हो जाता है, तो इसी को क्या रियल टाइम एक्सेस कहेंगे। ठीक, किसी को दिक्कत तो कुछ पूछिए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूची विवरण मानक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड नहीं है बताइए। ISBD ऐसे भी पता चल रहा है, UDC क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्लासिफिकेशन। और ISBD क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, नाम में ही आ रहा है। TCF भी क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी का ही कम्युनिकेशन में आता है। मार्क क्या आता है? मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग, वो भी एक बिब्लियोग्राफिक से ही रिलेटेड है। तो ये UDC आंसर नहीं होगा इसका, मतलब UDC आंसर होगा तो नहीं है कौन? UDC। फिर कह रहा है वर्ल्ड कैट इनमें से किसकी सेवा है? कौन सी संस्थान है जो वर्ल्ड कैट की सेवा देती थी? OCLC की?
अच्छा, कोई बता सकते हैं ओसीएलसी का फुल फॉर्म और कब बनी है ओसीएलसी? पहले लाइब्रेरी अभी तो ऑनलाइन कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर पहले ओहियो करके लाइब्रेरी था। सेंटर। ओयो करके, ओयो डब्ल्यू में था। नाम जी सब लोग बोल रहे समझ नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है। ठीक है, बताइए ओसीएलसी कब बनी है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जुलाई 1967। चलिए ठीक है, 1967। ठीक है, तो ओसीएलसी क्या है? एक सर्विस देती थी, वर्ल्ड कैट की सर्विस देती थी। तो वर्ल्ड कैट क्या है? वर्ल्ड कैट भी मान के चलिए कि एक यूनियन कैटलॉग है। ठीक है, जैसे पहले यूज किस लिए आता है हम लोग वर्ल्ड कैट क्यों यूज करते थे? मतलब लाइब्रेरियंस के द्वारा, या जो कैटलॉगिंग रिसर्च कर रहा है, मतलब जो कैटलॉग निर्माण कर रहा है, कैटलॉग जो बना रहा है, वो सब वर्ल्ड कैट अधिक यूज करता था। जैसे क्या होता था वर्ल्ड कैट पे, जैसे कि दिखाते हैं, सर इसका नाम पहले कुछ और था ना, ओहिया करके था। ओयो ओयो, अब उसके शहर करके था कंप्यूटर सेंटर। समझे? जैसे जैसे पहले क्या होता था कि क्लासिफिकेशन हम करते थे, जैसे कोई भी पुस्तक का, तो वो सब वर्ल्ड कैट में मिल जाता था। हमको डीडीसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब मोस्टली बुक्स का जो है टाइटल उस पे मिल जाता था, उसका क्या क्लासिफिकेशन नंबर होगा। तो हम लोग जो, मतलब हम लोग जितने भी शब्द हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं, वो वर्ल्ड कैट से क्या उस नंबर को ले लेते थे। तो ओसीएलसी एक सर्विस देती थी कि जैसे क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है, मतलब इस पुस्तक का क्लासिफिकेशन क्या है, तो सभी जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह है क्या वर्ल्ड कैट से देख के क्लासिफिकेशन कर लेते थे। लेकिन ये क्या मई 2022 से ये सर्विस बंद कर दिया गया है। ठीक, अब आपको जो है मैनुअली खोजना ही पड़ेगा क्लास नंबर, अपने मन से ही बनाना, मतलब सीसी डीडीसी से देख के ही बनाना पड़ेगा, कहीं पर ऐसा है नहीं। अब पहले क्या होता था वर्ल्ड कैट से हम देख के बना लिया करते थे। तो ये सर्विस देती थी ओसीएलसी। तो ये भी पूछ सकता है कि ओसीएलसी जो वर्ल्ड कैट जो सर्विस देती थी वो कब से बंद कर दी, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तो कब से बंद कर दी, सस्पेंड कर दी कब से? मई, मई हाँ 2000 मई कब बंद 2000 मई 2022 से बंद हो गई ये सर्विस देना वर्ल्ड कैट। फिर कह रहा है, कोई बता ऑनलाइन दीजिए जो, कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जो कि सेंटर 1967 में बनी है ओसीएलसी। फिर कह रहा है एमईएसएच इनमें से किसका एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? क्लासिफिकेशन स्कीम का है, सब्जेक्ट हेडिंग की है, या एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है, या कैटलॉग कोड है, क्या है एमईएसएच? सब्जेक्टिव हेडिंग, ऑप्शन देखिए, बी। इसमें देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, एसएच का मतलब ही होता है सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एमईएसएच का मतलब मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। जैसे होता था ना एलसीएसएच, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, हम क्यों यूज करते हैं एलसीएसएच? मान लीजिए कैटलॉग का हम हेडिंग बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि अपने मन से पुस्तक से ही बनाएंगे, पुस्तक को देख के ही उसका हेडिंग बनाएंगे। लेकिन उसमें भी क्या होता है, 3-4 तरह का हो सकता है। तो हम एलसीएसएच यूज करते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग यूज करते हैं, जनरल लाइब्रेरी सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए। लेकिन मेडिकल के फील्ड में हम एलसीएसएच यूज नहीं करते, एमईएसएच यूज करते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, एमईएसएच यूज करते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग है। अच्छा बताइए, एमईएसएच बनाया कौन है, कौन सी संस्थान? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा बनाया गया है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा। हाँ, ये क्या है, एक कंट्रोल्ड एंड वोकेबुलरी टूल है। मतलब कंट्रोल वोकेबुलरी टूल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी हेडिंग डाल दिए। ये क्या एक फिक्स है कि आप एमईएसएच दे के उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेडिंग बनाए। तो एमईएसएच क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग है मेडिकल फील्ड में। फिर कह रहा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा, एलसीएसएच होगा सर। हाँ हाँ, जनरल जनरल लाइब्रेरी तो ही यूज करते हैं, एलसीएसएच यूज करते हैं। या और फेयर लिस्ट वाला छोटे लाइब्रेरी के लिए एलसीएसएच, जो बड़ी लाइब्रेरी है वो एलसीएसएच यूज करती है, और मेडिकल वाले में एमईएसएच यूज करते हैं।
फिर कह रहा है विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, जिसको हम एनालिटिकल एंट्री कहते हैं, किसके लिए तैयार की जाती है? तो कल भी यही क्वेश्चन सेम था। पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ ये डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ द हाँ डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। फिर कह रहा है DOI हमेशा अंक डैश से शुरू होता है। DOI किस अंक से शुरू होता है हमेशा? DY होता है 10 बताते हैं, 10 से होता है। देखिए DOI का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। देखिए पढ़िए कैसा कर रहा है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, जी। ये क्या है, बुक के फॉर्म, मतलब बुक है, आपको डिजिटाइज करना है, तो आप क्या करिएगा? DOI का यूज कीजिएगा बुक को स्कैन करने में। वो क्या, उसको उस फॉर्मेट को टेक्स्ट के फॉर्म में बदल देगा, आप उसे एडिट कर लेंगे, ठीक है, मतलब आप उससे क्या डिजिटल फॉर्म में बदल लेंगे। इस मान के चलिए एक स्कैनर की तरह है DOI, समझ गए? जी तो सर। का 10 करेक्ट, 10 से शुरू होता है। फिर कह रहा है मार्क प्रारूप, ये जो 0xx में कोडित फील्ड दर्शाते हैं, उसको याद ही करना पड़ेगा। 9-10 है। 0xx किसको दिखाते हैं? सब्जेक्ट हेडिंग को दिखाते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं, या ऑथर को, या टाइटल को? किसको? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं। कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन मतलब किसका कंट्रोल? बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल नंबर। हाँ, या ये भी लिख दे 0xx को कहेंगे बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल नंबर, या कोडेड इंफॉर्मेशन, ये भी कह सकता है। तो 0xx इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर कौन कह रहा है, कौन सा ISBD तो पता है क्या है, मानक पहली बार प्रकाशित हुई? पहली बार जो ISBD कौन सी हुई? सीरियल वाली, नन बुक मटेरियल वाली, या जनरल वाली, या मोनोग्राफ जनरल वाली? वाली ना सर, नहीं मोनोग्राफ वाली। जनरल वाली ना, नहीं नहीं, जनरल तो ऑप्शन सब डी। मोनोग्राफ। देखिए जनरल वाली जो है ना, जो जितने भी मोनोग्राफ था सबको मिला के जनरल कर दिया, ओके। ठीक है, सबको मिला के जनरल कर दिया, वो सबसे लास्ट वाली है जनरल। तो फिर क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार कौन सी प्रकाशित हुई? तो मोनोग्राफ वाली। कब प्रकाशित हुई बताइए? 1971 कहीं जगह। 1971। देखिए 71 कहने को है, 74। देखिए आंसर इसका 1971 भी सही है, 1974 भी सही है। कहीं कहीं आपको 71 में दिखेगा, 1974 भी, लेकिन फर्स्ट एडिशन जो 1971 में आई है, लेकिन उसका जो इसको रिवाइज किए 1974 में, लेकिन रिवाइज वाला को ही हम लोग स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन, इसलिए हर जगह 1974 भी रहता है। इसलिए ध्यान रखेगा 1971 भी सही है, 1974 भी सही है, दोनों सही है। स्पेसिफाई कर दे कि स्टैंडर्ड एडिशन कौन सा है, तो 1974 वाला है। पहला स्टैंडर्ड कौन है? 1974। लेकिन सिर्फ पूछ दे कि पहला एडिशन कौन है ISBDM, तो 1971 होगा आंसर। तो दोनों याद कर लिए, 71 74 दोनों। फिर कह रहा है, अच्छा G मतलब क्या हो गया? जनरल। S मतलब सीरियल। NBM मतलब क्या होता है? नन बुक मटेरियल। चलिए, फिर कह रहा है ISBD श्रृंखला के अंत में प्रकाशित, अंत में पूछ रहा है, लास्ट में, अंत में प्रकाशित ISBD मानक कौन था? S वाला था, NBM, ये? हाँ अभी बताएं। जनरल वाला। तो क्या जितना भी जी था वाला। सबको मिला के क्या जी कर वाला, दिया? हाँ जनरल। G वाला बना दिए, जनरल वाला बना दिए। तो G वाला कब आया? 1977 हाँ 1977 में, 1977 में ना। 9 हाँ फिर इसको रिवाइज किया गया 1992 में, इसके बाद 2004 में। तो रिवाइज नहीं पूछता है, बस ये रिवाइज याद रखिए। नहीं या इतना, सर इसका भी रिवाइज कब किया गया था? 1992 में, इसके बाद 2004 में, लेकिन ये पूछता नहीं है, मत याद कीजिए, उतना याद करने से अच्छा। ठीक, तो G वाला कितना हो जाएगा? 1977। 27 हाँ 94 में ही आया था ना सीरियल। हाँ ऐसे, हाँ हाँ। हाँ वो तो 97। फिर कह रहा है कैनन ऑफ साउथ हेडिंग। सर इसका रिवाइज्ड क्या बता रहे थे अभी आप? 1992 और 2004, जनरल वाला का 1997 रिवाइज। में भी आया है ना?
ISBDG का रिवाइज एडिशन एक 1997 में भी आया है। जो पढ़े 1992 2004 ही से। हम 3 पढ़े, एक 1992, एक 1997, एक 2004। चलिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए जी वाला कब आया 1977, ठीक है 1977। फिर कह रहा है कैनन ऑफ साउथ हेडिंग किसका ध्यान रखते हैं। तो अच्छा पहले ये बताइए कैनन ऑफ किसका है, कैटलॉगिंग का है या क्लासिफिकेशन का है? कैटलॉगिंग। हाँ तो देखिए ये क्या बोल रहा है, हेडिंग, असाउट लिंक, अनसाउट लिंक, फॉल्स लिंक, वो सब कहाँ पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन में कि कैटलॉगिंग में? कैटलॉगिंग में। तो ये भी तो ये भी किसके लिए है, कैटलॉगिंग के लिए। तो ये क्या है, किसका ध्यान रखता है, अप्रोच टू डॉक्यूमेंट या लाइब्रेरी अप्रोच या कैटलॉगर्स पॉइंट ऑफ व्यू या यूजर्स अप्रोच, किसका होगा आंसर? यूजर अप्रोच। तो इसको कहते हैं पहले कैनन ऑफ साउथ हेडिंग को कैनन ऑफ रिलेवेंस कहते थे, इसका रिनेम्ड करके क्या कर दिया, कैनन ऑफ साउथ हेडिंग। इस कैनन क्या कहता है? अच्छा यदि पूछे आपसे कि साउथ लिंक क्या है, कोई बताइए साउथ लिंक क्या है, वही कैनन होगा। साउथ लिंक कोई बताइए। हाँ हेडिंग तो बनाया जाता है। जिस कोई भी पाठक जिस शीर्षक के नाम से ज्यादा खोजता है पुस्तक को, जिसका संभावना सबसे ज्यादा होता है, वही होता है साउथ लिंक। वो साउथ हेडिंग। तो कैनन भी यही कहता है कि आप हेडिंग बनाइए किसका, साउथ हेडिंग का, साउथ लिंक का बनाइए जिससे पुस्तक ज्यादा ढूंढे, बस यही कैनन कह रहा है। तो किसको ध्यान में रख के, यूजर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो यूजर्स अप्रोच है ये, समझ गए। फिर कह रहा है FRBR, अच्छा वही वाला है। FRBR का मतलब ग्रंथ सूची संबंधी रिकॉर्ड में क्या है, बिब्लियोग्राफिक मॉडल है, डेटा मॉडल है, कैटलॉग मॉडल है या कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। तो FRBR में क्या क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्राफिक मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल। आंसर क्या देगा एक बार देखिए तो। ऑप्शन बी होगा ना, बिब्लियोग्राफिक मॉडल। बिब्लियोग्राफिक दिया है ना, एक बार देखिए कंसेप्चुअल मॉडल। ग्रंथ आंसर दिया हुआ तो बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी होना चाहिए। कह रहा है FRBR का मतलब ग्रंथ सूची संबंधी रिकॉर्ड में। देखिए FRBR का मतलब नहीं पूछ रहा है, कह रहा है ऑप्शन बी ही होगा कंफर्म। हाँ ग्रंथ सूची संबंधी रिकॉर्ड में क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड मॉडल है, ठीक है FRBR। रिलेशनशिप मॉडल डेवलप्ड बाय यूक्ला। ये क्यों दे दिया सर? आंसर में बिब्लियोग्राफी दिया हुआ है, मॉडल नहीं है वो। बिब्लियोग्राफी मॉडल चला गया। हाँ बोला था इसलिए हम बोल रहे हैं, हम आंसर देख नहीं रहे। कट गया क्या? ऑप्शन बी ही होगा कंफर्म है। कट गया है इसी में नहीं लिखा है FRBR नेटवर्क बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन बी ही तो है आंसर में। आंसर क्या दिया हुआ है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल होगा FRBR इज मॉडल है। हाँ, एक मिनट रुकिए, फिर से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क इशू बहुत है। किसी को नींद भी आ रही है? नो सर। नहीं तो सो सकते हैं। बस 2 मिनट वेट कीजिए फिर से।
कितना नंबर था? 1039। 1039। 39। हाँ, अब आ रहा है 40। सूचीकरण मतलब कैटलॉगिंग करने में संत संत जो है, जो पूजा पाठ करवाते हैं, को जो नाम उचित नाम के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? हैजोनिम या सरनेम या हैजोनिम या स्टिगोमोनी मोनिम, इसको कहते हैं। इसका मतलब ही होता है हैजोनिम ही हाँ, इसका इंग्लिश वर्ड है ये, हैजोनिम ही कहते हैं। फिर कह रहा है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, दिख रहा है नहीं? यस सर, दिख रही है। अब फिर कह रहा है ओपेक। ओपेक की तीसरी पीढ़ी मानी जाती है। अच्छा, ओपेक क्या है, कोई बताइए? ओपेक, OPAC। ऑनलाइन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। हाँ, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। पहले क्या होता था, कैटलॉग हम बनाते थे फिजिकल फॉर्म में, ना कार्ड में बनाते थे। लेकिन क्या है, उसका जो एक्सटेंशन वर्जन है, डिजिटल फॉर्म है, इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक, ये क्या है, ओपेक है। ओपेक से हम क्या चेक कर सकते हैं, मतलब ये कैटलॉग है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ओपेक की तीसरी पीढ़ी कौन सी है? तो ये है वेब ओपेक विथ GUI इंटरफेस। ठीक है, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। हाँ, ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, इसमें ओपेक में ही कंप्यूटर लगा दिए, कीबोर्ड लगा दिए, टाइप करते थे। लेकिन उसका एक्सटेंशन वर्जन GUI हो गया है। GUI मतलब हम टच स्क्रीन से काम कर लेते हैं। ये सब क्या है, GUI इंटरफेस है। तो यही कह रहा है कि ओपेक तो है ही भाई, डिजिटली है भाई, लेकिन उसका भी एक्सटेंशन तीसरी पीढ़ी कौन सा है? वेब ओपेक और GUI इंटरफेस है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है? ठीक है, रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है। SGML, मार्क 21, ONIX या W3C? W3C। अच्छा, W3C मतलब क्या हुआ? W 3 बार। वर्ल्ड वाइड वेब। 80 मतलब क्या? कंसोर्टियम। कंसोर्टियम आपको बताएं क्या होता है? तो WWW कंसोर्टियम क्या? एक संगठन है। ठीक है, क्या है? एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब मानक को विकसित और जो भी प्रकाशित करता है। मतलब क्या, एक तरह का कंसोर्टियम है, एक संगठन है, बस इतना ध्यान है। ये क्या है? संगठन है। लेकिन पूछ रहा है रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक कौन नहीं है? तो रिकॉर्ड एनकोडिंग मतलब क्या हुआ? जैसे किसी रिकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, वो एक विशिष्ट प्रारूप में बदलना ताकि उसे स्टोर बाद में किया जा सकता है। ठीक है, प्रारूप में जैसे मान लीजिए म्यूजिक वगैरह है, उसको क्या, किस म्यूजिक का जो फाइल होता है एक्सटेंशन, उसका क्या नाम है? MP3। इसको क्या MP3 में बदल देते हैं। मतलब क्या, एक प्रारूप में बदल के और इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन या प्रोसेस किया जा सकता है, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा W3C, क्योंकि ये कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम है किसके लिए? वेब मानक के लिए। लेकिन ये सब
क्या क्या मतलब होता है SGML? SGML का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये भी क्या करता है? टैग के रूप में करता है। किसी भी एलिमेंट को, कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए क्या वो टैग का यूज करता है। तो ये भी क्या है? रिकॉर्ड इनकोडिंग सिस्टम ही है, क्योंकि वो टैग का यूज कर रहा है। फिर कह रहा है ONIX। ONIX क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, जो कि यूटिलाइज करती है किसको? XML को करती है। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बस उसी तरह उसको भी क्या, जैसे ये भी क्या कैसे काम करता है? इनकोडिंग कर लेता है किसी चीज को। उतना नहीं समझिए, बस याद कर लीजिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो इसका आंसर हो जाएगा W3C। मार्क 21 तो जानते ही हैं। इसका जैसे कोई पूछ ले तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये कंसोर्टियम है। क्या है? संगठन है। ये रिकॉर्ड इनकोडिंग इनका मानक नहीं है। बस इसका आंसर डी नंबर। कोई दिक्कत हो तो पूछिए कोई। चलिए फिर, ठीक। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है? बताइए, कैटलॉगिंग के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है? साउथ हेडिंग तो होगा ही। हाँ, तो ये कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, ये किसका है? फिर कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन का है। लगता है हम मार्क करते हैं तो दिखता नहीं है, फिर कट गया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो। डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करते हैं। मैंने मोबाइल से वाईफाई दिए हैं। चलिए कोई कनेक्ट कीजिए, मेरा नहीं हो पा रहा, तो शेयर कीजिए स्क्रीन। बस 5-6 क्वेश्चन और बताएंगे, ज्यादा नहीं। 1050 तक कोई कीजिए स्क्रीन शेयर, कर सकते हैं तो। आपसे रिक्वेस्ट है ना कि वो थोड़ा सा मतलब रिकॉर्डिंग होता है, थोड़ा सा डाल दीजिएगा ना। मैंने है कि रिकॉर्डिंग डालने के लिए हमको भी तो सुनना पड़ेगा कि कहाँ क्या है नहीं है, और टाइम मिल नहीं रहा है कि हम डाल दें। मतलब थोड़ा सा एडिटिंग भी तो करना पड़ता है, या ऐसे डाल दें। सही बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में पढ़ा दिए कि रिकॉर्डिंग के लिए है कि थोड़ा सा, ऐसे तो हम एडिटिंग करते नहीं है, जो आता है डाल देते हैं। फिर भी सोचे कि थोड़ा सा सर ऐसे ही डाल दीजिए। डाल दिया कीजिए। हाँ ठीक है, तो डाल देंगे। वैसे ग्रुप में ही डाल देंगे। यूट्यूब में डालने से मतलब होता है थोड़ा सा देख यूट्यूब के पे डालने का होता है। ग्रुप पे ही जाएगा ना, ग्रुप में क्या? फिर से हमको रुकिए 1 मिनट, फिर से हमको रीस्टार्ट करके करना पड़ेगा तब। नहीं तो कोई स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो कीजिए। 5 क्वेश्चन तो उसको ऐसे ही पढ़ लीजिए ना। PDF मेन हम ऑन भी कर रहे थे तो पढ़िए। हो जाएगी, बस 1 मिनट। किसके पास? मेरे पास, मेरे पास नहीं है वो। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, हो जाएगा। आ रहा स्टॉप। कि ऑनलाइन क्लास में यही सब दिक्कत होती है, जितना पढ़ाई नहीं उतना तो ये हो जाता है। बंद तो कर दिए, कुछ तो कर रहे थे। हो तो गई। दिख रही है? 1000 कितना? 43। 43। हाँ, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है? तो कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। तो कैनन ऑफ साउथ हेडिंग तो जानते ही हैं। प्रीपोटेंस क्या होता है?
जैसे एंटिटी जो हम बनाते हैं एंट्री, उसमें पोजीशन किसका रखना है, ठीक है, कौन सा पोजीशन, मतलब किसको पहले रखना है पोजीशन, मतलब जो वेरियस एंट्रीज है तो उसमें पहला किसका पोजीशन रखे, दूसरा, ये सब प्रीपोटेंस है, उतना नहीं जाना बस। इसके बाद कह रहा है कैनन ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये क्या है, कैनन ऑफ प्योरिटी पहले उसका नाम था, ठीक। फिर कह रहा है इसका इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। ये जो है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये तीनों किससे रिलेटेड है, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग से, साउथ हेडिंग, प्रीपोटेंस और इंडिविजुअलिटी। फिर कह रहा है यूनिमार्क का विकास किसके तत्वाधान में किया गया था, ठीक है, मतलब यूनिमार्क किसके द्वारा बनाया गया, इफ्ला द्वारा, इफ्ला इफ्ला के द्वारा बनाया गया है यूनिमार्क। तो कब बनाया है यूनिमार्क, 1977 में, 1977 में, ठीक। यूनिमार्क क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर लाइब्रेरी, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज किसका, लाइब्रेरी डेटा का, किसमें, मशीन रीडेबल फॉर्म में, यूनिमार्क। सेकेंड हो जाएगा सर, 1980 हो जाएगा ना। इसका आंसर हो जाएगा इफ्ला। क्या? हाँ, फर्स्ट होगा, सेकेंड हो जाएगा 1980। बढ़े आगे। ये क्या है, यूनिमार्क क्या है, एक स्टैंडर्ड है, कैसा स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ लाइब्रेरी डेटा बोल सकते हैं इन मशीन रीडेबल फॉर्म में, जो भी लाइब्रेरी के जो डेटा है उसको एक्सचेंज करते हैं किसमें, मशीन रीडेबल फॉर्म में, वही क्या है, स्टैंडर्ड है, सब क्या स्टैंडर्ड है, मतलब मानक है यूनिमार्क। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है, बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्लासिफिकेशन तो है ही नहीं को, तो ये किसका है, कैटलॉगिंग। स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत कहने का क्या मतलब है, कि जैसे मान लीजिए कैटलॉगिंग के लिए तो रूल्स दिया गया है कि भाई आपको तो ऐसे ही करना है ACR 2 के अकॉर्डिंग, CCC के, लेकिन कह रहा है कैटलॉगिंग में कि आप स्थानीय भिन्न, फिर चलेंगे ना, चलिए जाने दीजिए, आप नहीं करेंगे, ऐसे ही समझा देते हैं। तो कैटलॉगिंग में क्या होता है कि स्थानीय, जैसे कोई भी स्थान के अनुसार आप क्या थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हैं, स्थानीयता भिन्नता। जैसे मान लीजिए कैटलॉगिंग जनरली क्या इंग्लिश में लिखा जाता है, तो कहीं रूल है क्या कैपिटल में लिखना है, कहीं रूल है कि स्मॉल में लिखना है, लेकिन आप कैटलॉग कार्ड यदि हिंदी में बना रही हैं तो कैसे हम करेंगे, कैपिटल लेटर कैसे देंगे, तो ये सब क्या होता है, भिन्नता आता है, ये भिन्नता आ रहा है। ये कह रहा है कि कैटलॉगिंग में भिन्नता आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आवाज, जैसे कोई भी मान लीजिए आपका कल्चर वगैरह कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या आप चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटलॉगिंग। स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है किसमें, कैटलॉगिंग में होता है, ना तो सर्कुलेशन में, ना तो एक्विजिशन में, ना तो रेफरेंस में कैटलॉगिंग होता है। फिर कह रहा है, मेरे सामने दिख रहा है क्वेश्चन, छोड़िए हम ही पढ़ देते हैं। कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा दिया गया कैनन नहीं है, तो बताइए, कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ करेंसी, सब सीसी वाला है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगा सर, फर्स्ट वाला। हाँ, नहीं होगा, ये नंबर नहीं हो रहा है क्या आपका स्क्रीन, सब शेयरिंग, चलिए नहीं तो PDF खोल लीजिए आप लोग, देखना हो तो। चलिए ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसका आंसर नहीं होगा। और ये सब जो है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी है, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कैनन ऑफ करेंसी, ये सब क्या है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। फिर कह रहा है 100, कैनन ऑफ करेंसी समझा दीजिए ना। करेंसी मतलब होता है जो चलन में है, जो ट्रेंड में है, उसके अनुसार आपको क्या क्लासिफिकेशन करना है। ये नहीं कि मतलब बहुत पुरानी स्कीम लेके चल रहे हैं, मतलब आपको जो है समय के साथ बदलना पड़ेगा, यही कैनन ऑफ करेंसी कहलाता है। करेंसी मतलब क्या होता है, मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, जो अभी ट्रेंड में वही तो चल रहा है, पुराने जमाने वाला 10 पैसा 5 पैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसी तरह क्लासिफिकेशन में भी यही है कि जो पहले ट्रेंड में चल रहा था वो सब था, मतलब आपको अपनी लाइब्रेरी को अपग्रेड करना है, करेंसी की तरह अपडेटेड वर्जन यूज करना है। फिर कह रहा है यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है, बताइए, यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है,
बुक्स अवेलेबल लाइब्रेरी मेंबर्स लिविंग इन ए यूनियन टेरिटरी। बताइए आप आंसर बुक्स बताइए। अवेलेबल सर, बुक्स अवेलेबल इन बुक्स अवेलेबल एक ग्रुप लाइब्रेरी ना, लाइब्रेरी। ऑप्शन बी। अवेलेबल हाँ बी ठीक नंबर। है, ठीक इसका बी नंबर हो जाएगा। यूनियन लिस्ट किससे संबंधित है? हाँ बुक्स अवेलेबल इन बुक्स ग्रुप ऑफ अवेलेबल लाइब्रेरीज। इन ठीक ग्रुप है, ऑफ लाइब्रेरी। मतलब जो भी मान लीजिए 4-5 लाइब्रेरीज है, उसमें जो बुक्स अवेलेबल है, तो सब लोग क्या करते हैं, 4-5 संस्थान या लाइब्रेरी आपस में मिलके एक यूनियन लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, मतलब कैटलॉग बना लिए और सबका यूज हो गया। क्योंकि सबकी लाइब्रेरी में तो मान लीजिए ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज, मान लीजिए 5 यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी, मोस्टली क्या सब में तो सेम ही बुक जाती है, थोड़ी है कि अलग अलग बुक जाती है। तो एक यूनियन लिस्ट हम बना दिए, सबको प्रोवाइड कर दिए। जैसे क्या वर्ल्ड कैट का जो था, वो वर्ल्ड कैट जो ओसीएलसी द्वारा दिया था, वो भी क्या था, यूनियन हिस्ट कैटलॉग था। वो क्या करते थे, उससे हम लोग क्या करते थे, कोई भी लाइब्रेरी को मान लीजिए क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग नहीं, क्लासिफिकेशन यदि करना होता था, तो वहां से रेडीमेड नंबर मिल जाता था, बना बनाया। कोई भी टाइटल, जैसे कोई भी टाइटल आप डालते हो, डालिएगा ना, तो उसका क्लासिफिकेशन दिख जाता था कि ये क्लासिफिकेशन है, तो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 2022 से बंद हो गया, तो फिर करना पड़ता है खुद से। तो यूनियन लिस्ट किसको क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुक्स अवेलेबल इन ग्रुप्स ऑफ लाइब्रेरीज। फिर कह रहा है 1048 नंबर GMD में डी का क्या अर्थ है? कल पता था, पढ़े थे। हाँ, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है? उपाधि। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को उपाधि दे दिया, कुछ भी डेजिग्नेशन, या पद भी हो सकता है। ठीक है, जैसे तो जनरल मटेरियल डिजिग्नेशन। हाँ, डेजिग्नेशन जैसे मतलब मान लीजिए जो मटेरियल है, आपकी जो बुक है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, PDF की फॉर्म में, ये सब क्या डेजिग्नेशन ही है। तो है कोई तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, ये सब क्या डेजिग्नेशन है, मतलब कुछ नाम दे दिए उसका अलग से, तो ये डेजिग्नेशन हो गया। फिर कह रहा है ACR2 में मुख्य प्रविष्टि, जिसको मेन एंट्री कहते हैं, में विवरण को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ACR2 में कितने? 8 एरियाज। और CCC में कितने एरियाज? 6 एरियाज। 8 एरियाज किसी को याद है, बता सकते हैं? फर्स्ट टाइटल, सेकंड एडिशन, थर्ड टाइप ऑफ पब्लिकेशन, 4 पब्लिशर, 5 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 6 सीरीज, 7 नोट और 8 ISBN। पहला ACR2 में पहला होता है हेडिंग सेक्शन, जिसमें ऑथर्स का नेम वगैरह लिखते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेक्शन, जिसमें टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका होता है, टाइटल वगैरह लिखते हैं, पब्लिशर लिखते हैं, प्लेस, टाइम, एडिशन वगैरह लिखते हैं बॉडी सेक्शन में। फिर होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर, वॉल्यूम, साइज, वही सब लिखते हैं। फिर सीरीज एरियाज होता है, फिर नोट सेक्शन, फिर ISBN सेक्शन, फिर ट्रेसिंग, फिर कॉल नंबर। ये 8 सेक्शन हो गया ACR2 में। CCC में होता है 6 सेक्शन, लीडिंग सेक्शन जिसमें कॉल नंबर लिखाता है, फिर हेडिंग सेक्शन, फिर टाइटल, फिर नोट, फिर ट्रेसिंग, फिर एक्सेशन। ठीक, तो उसको याद करना पड़ेगा, कभी दे देता है सीरियली कि पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा, तीसरा, तो ये 8 और 6 याद करना ही पड़ेगा। 8 और 6। फिर हाँ, फिर कह रहा है लास्ट ACR2 में 2 का क्या अर्थ है? पार्ट है, एडिशन है, वॉल्यूम है, या प्रिंटिंग है? एडिशन, क्या है? ऑप्शन बी। एडिशन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सबको, फिर कल मिलते हैं। सर कल वाला और आज वाला भी जैसे वैसे ही। ठीक ठीक ठीक।